ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर स्वागत है। आनंद कर्निश जी द्वारा रचित अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम सशक्त स्त्री तत्व और सशक्त पुरुषत्व इस अध्याय से गुजर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड के अंत में माँ हमें ये बता रही थी कि किस प्रकार इस सृष्टि में जब भी कोई सहज रूप से होता है या प्रकृति के हिसाब से होता है तो चीज़ें गोलाकार और कर्वाकार होती हैं, पर जहाँ पर इस पुरुषत्व से भरे दिमाग का उपयोग होता है तो चीज़ें स्क्वायर और रेक्टेंगल में बनने लगती हैं। तो माँ कहती है कि कोई बात नहीं, इसे हमें जज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो विभाजन की प्रवृत्ति है पुरुषत्व के गुण से जुड़ी हुई, पुरुषत्व के गुण से जुड़ी हुई ये जो विभाजन की प्रवृत्ति है वो उसकी भी आवश्यकता है। क्योंकि अगर स्त्री तत्व को अपने संपूर्णता के बारे में अगर जानना है तो स्त्री तत्व को ये जानना होगा कि वो क्या नहीं है। तो स्त्री तत्व क्या नहीं है दोस्तों? स्त्री तत्व विभाजन नहीं है। और अगर विभाजन का अनुभव स्त्री तत्व को महसूस करना है तो उसके लिए पुरुषत्व का सहारा लेना होगा। माँ कहती है कि मानव अब इस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि उन्होंने इतना पुरुषत्व की सृष्टि आवश्यकता से अधिक रूप में कर दी है। तो इसलिए आप जहां भी देखोगे सृष्टि में, मानव की सृष्टि में, सब स्क्वायर रूप में ही आपको दिखाई देगा। तो माँ कहती है कि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में माँ के शब्दों में सुना था कि जब पुरुषत्व की शक्ति स्त्री तत्व की शक्ति के आगे अपने आप को समर्पित कर देती है, तब समर्पण के एकत्व से जो ऊर्जा उद्भव होती है वो लोक कल्याण की ऊर्जा है। तो यहाँ पर माँ वही तत्व को फिर से समझाते हुए ये कह रही है कि ये जो स्क्वायर का तत्व है, जो पुरुषत्व के तत्व से जुड़ा हुआ है, वो अगर गोलाकार के तत्व के आगे अपने आप को समर्पित करता है तो वहाँ पर स्त्री तत्व और पुरुषत्व समान रूप से समन्वय में, बैलेंस में आ जाते हैं। पिछले एपिसोड में माँ ने ये कहा था कि मुझे हर एक स्त्री और पुरुष में देखने का प्रयत्न करो, और जब मुझे तुम हर एक पुरुष और स्त्री में देखने का प्रयत्न करोगे तब वहाँ से हर एक मनुष्य में पूर्णता की शक्ति, एकता की शक्ति को उभरते हुए पाओगे। तो हमने ये भी सुना था कि अगर हमारी जिंदगी बहुत कठिन महसूस हो रही है तो हर एक में ये जो माँ को देखकर ये जो पूर्णता की शक्ति जब उभरेगी तो हमारी जिंदगी सरल और करुणामय हो जाएगी। तो यहाँ माँ कहती है कि मुझे और या अनेक दिव्य आत्माओं को मनुष्यों में देखकर हर मनुष्यों में स्त्री तत्व को उभरते हुए देख पाना, वो क्या प्रतीक है? वो ये प्रतीक है कि वो पूर्णता जो अभी सृष्टि नहीं हुई है, अनमैनिफेस्टेड, क्योंकि एक बार मैनिफेस्ट हो गया तो वहाँ पर पुरुषत्व उभर जाता है। जब तक सृष्टि नहीं है, सृष्टि की क्षमता है, वो अनमैनिफेस्टेड पूर्णता है, और वो पूर्णता हर एक मनुष्य में हम देख पाएंगे। किस प्रकार? उन दिव्यात्माओं को या माँ को हर एक पुरुष और स्त्री में विजुअलाइज करके। तो माँ कहती है कि मेरी तरह पृथ्वी माता भी उभय लैंगिक है। इसका मतलब स्त्री और पुरुष के भेदभाव से परे है, पर वो अपने आप को स्त्री तत्व के रूप में प्रदर्शित करती है, इसलिए हम पृथ्वी माँ कहते हैं। पर सब दिव्यात्माओं की तरह पृथ्वी भी, भूमाता भी
इन लैंगिक विचारों से, लैंगिक तत्वों से परे है। माँ कहती है कि उनमें दोनों तत्व हैं। परे का मतलब यह है कि दोनों तत्व समाये रहना ही लैंगिकता से परे रहना है। तो माँ कहती है कि जब पृथ्वी माता अपने अंदर की गर्म जोश वाली शक्ति को ज़्यादा अधिक रूप में पाती है, जैसा कि उनमें जो अग्नि तत्व है वो ज़रूरत से जब ज़्यादा हो जाता है, तब वो अपने आप को भयंकर रूप से प्रदर्शित करती है और उस प्रदर्शन में अपने अंदर के पुरुष तत्व को बाहर लेकर आती है। तो यहाँ पर माँ कहती है कि जब भी हम ये देखते हैं कि डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसा कि सुनामी हुआ, बाढ़ हुआ, ये सब हम हमारे पृथ्वी पर देखते हैं, तो ये स्त्री तत्व नहीं है। ये जो स्त्री तत्व नहीं है, जो सब हमेशा समन्वय बनाए रखने की कोशिश करता है, ये स्त्री तत्व कभी भी नश्वर नहीं होता। जो स्त्री तत्व है वो सबको कायम रखने की कोशिश करता है। इस पृथ्वी में सब कुछ समन्वयता से रखने की कोशिश रखता है। पर जब स्त्री तत्व भी आवश्यकता से अधिक अंदर रह जाता है, उसको एक्सप्रेशन करने का, व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता, तब उस एक्सप्रेशन के लिए पुरुष तत्व की सहायता लेनी पड़ती है अपने आप को व्यक्त करने के लिए। तो माँ कहती है कि जब भी हम लोग इस सृष्टि में, इस भूमि पर ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारी प्रकृति बैलेंस से बाहर हो जाती है। हम कैसे ही कितने काम करते हैं दोस्तों, हम पेड़ों को जला देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, ये सब प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ने वाले कार्य हैं। जब भी ऐसा होता है तो हमारी भूमि माता, हमारी धरती माता उस समन्वयता को दोबारा वापस लाने की भरपूर कोशिश करती है और उस कोशिश में कभी कभी उन्हें अपने आप को पुरुष तत्व के माध्यम से व्यक्त करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे किए गए ऐसे कार्य जो प्रकृति में अस्त व्यस्त लाते हैं, उनको समन्वयता करने के लिए पृथ्वी माता को हमेशा कुछ ना कुछ करके सबको वापस बैलेंस में लेकर आने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी पूछ रहे हैं, माँ जैसे आपने कहा नेचुरल डिज़ास्टर्स, प्रकृति के विरुद्ध का जो हो रहा है, तो आप क्या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कह रहे हैं? तो जो काम हम कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ये हमें सुनने को मिलता है। तो उसके कारण हम देखते हैं कि पृथ्वी में कई जगहों पर बाढ़ आ रहे हैं। तो क्या आप यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य द्वारा किए गए कार्य जो इस प्रकृति को असंतुलित कर देते हैं, उसको संतुलन में लाने के लिए माँ को समय समय पर कई कार्य करने पड़ते हैं? तो क्या ये यही उदाहरण है? तो माँ कहती है कि माँ हंसकर यहाँ कर क्या कह रही है कि अब हम एक ऐसे चीज़ का जिक्र कर रहे हैं जो सिर्फ एक शब्द या एक वाक्य में हम पूर्ण नहीं कर सकते। इसके लिए ये एक अध्याय होगा, डीप टेरिटरी। इसका मतलब ये एक ऐसी किताब है या एक ऐसा अध्याय है जो बहुत ही गहरा है। तो माँ यहाँ पर हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यहाँ पर ज़्यादा कुछ संकेत नहीं दे रही है और हंस कर कह रही है कि ये एक अपने में एक अलग टॉपिक ही है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अध्याय सशक्त पुरुषत्व और सशक्त स्त्री तत्व का जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम 11वां अध्याय प्रारंभ करते हैं और इस 11वां अध्याय का शीर्षक है दिव्य स्त्री तत्व के 3 आनंद, 3 जॉयज ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। जो दिव्य स्त्री तत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दें कि जो स्त्री तत्व और जो पुरुषत्व हमें देखने को मिलता है हमारे दुनिया में, उसे यहाँ तक लेकर आने के पहले इसका रूप है दिव्य स्त्री तत्व और दिव्य पुरुषत्व। पिछले अध्याय के शुरू में ही माँ ने बताया था कि किस प्रकार दिव्य पुरुषत्व और दिव्य स्त्री तत्व अपने चेतनाओं के प्रकंपनों को कम करता हुआ इस सृष्टि के जरिए सशक्त स्त्री तत्व और सशक्त पुरुषत्व के रूप में इस
सृष्टि में पाया जाता है। तो इस अध्याय में हम उस मूल तक पहुंच गए हैं, उस मूल के बारे में बात कर रहे हैं जो है दिव्य स्त्री तत्व और दिव्य पुरुषत्व। पर इस अध्याय में हम दिव्य स्त्री तत्व के बारे में माँ से जानेंगे और यहाँ पर माँ हमें बता रही हैं कि उस दिव्य स्त्री तत्व के 3 सुंदर पहलू, 3 अद्भुत आनंद। आइए दोस्तों जाने कि वो 3 अद्भुत आनंद क्या हैं। तो आनंद करने जी यहाँ पर माँ से प्रश्न कर रहे हैं कि माँ, क्या आप हमें उस दिव्य स्त्री तत्व के पहलुओं को विस्तार में बता पाएंगी, खासकर उस दिव्य स्त्री तत्व जो स्त्रियों से जुड़े हुए हैं, उस दिव्य स्त्री तत्व के पहलुओं को, एस्पेक्ट्स को क्या आप हमें विस्तार से बता पाएंगे। तो आइए दोस्तों उस दिव्य स्त्री तत्व के पहलुओं को जो हमारी स्त्रियों से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में माँ का क्या कहना है हम सुनते हैं। तो माँ कहती है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। मातृ सत्तात्मक समाज के बारे में जब भी बात होती है दोस्तों, तो मातृ सत्तात्मक समाज के बारे में जहाँ भी जिक्र हो रहा है वहाँ पर हम प्राचीन समय के बारे में कहते हैं दोस्तों। तो माँ कहते हैं कि उन दिनों में ये जो देवियों की शक्तियाँ होती थी वो अपने आप को 3 रूपों में प्रदर्शित करती थी और वो 3 रूप जो दैविक शक्तियाँ जो थी वो अपना रूप 3 प्रकार के प्रेमों में व्यक्त करती थी। और ये 3 प्रकार के ये जो प्रेम है वो किस पर आधारित है? ब्रह्मानंद के 3 रूप। तो दोस्तों एक बार फिर से समझे, हम सब ब्रह्मानंद के बारे में काफी समझे हैं, काफी जान चुके हैं अभी तक। यहाँ पर उस ब्रह्मानंद ने अपने आप को अपने 3 प्रकंपनों में, ब्रह्मानंद का प्रकंपन सबसे ऊपर है दोस्तों। जब सृष्टि भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, जब वो शून्यता में है, वहां से ब्रह्मानंद उत्पन्न है, वहां से ब्रह्मानंद का स्रोत है। तो ब्रह्मानंद जब अपनी प्रकंपनाएं कम करता जाता है तो अपने आप को विभिन्न रूपों में दर्शित करता है। तो यहाँ पर ब्रह्मानंद के 3 रूप, 3 प्रकंपनों पे आधारित रूप, 3 प्रकार के प्रेम के बारे में यहाँ जिक्र हो रही है दोस्तों। और ये 3 प्रकार के प्रेम क्या है? ये 3 प्रकार के दैविक रूप हैं। तो आइए उस 3 प्रकार के दैविक रूप जो हमारे सामने इस सृष्टि में 3 तरह के प्रेम के रूप में, उस ब्रह्मानंद के 3 प्रकार के रूप में हम देखते हैं, उसके बारे में माँ से जानेंगे। तो माँ कहती है कि इस देवी शक्ति का जो पहला प्रेम स्वरूप है, जो मासूम है, बड़ा लावण्य है, बिल्कुल पवित्र है, अनकॉम्प्लिकेटेड, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो है एक कन्या का रूप। क्योंकि यहाँ पर दिव्य स्त्री तत्व के उन पहलुओं को जो हमारे स्त्रियों से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में प्रश्न है, इसलिए स्त्रियों के रूप के बारे में ही यहाँ पर जिक्र हो रही है दोस्तों। तो पहला दैविक शक्ति का ये जो प्रदर्शन है प्रेम के रूप में, उसका रूप है कन्या रूप, स्त्री का वो रूप जिसे हम कन्या रूप कहते हैं। दूसरा थोड़ा मैच्योर रूप है और ये उस स्त्री का रूप है जो संपूर्ण रूप से बढ़ गई है, या फिर एक स्त्री का रूप है यहाँ पर। और ये जो स्त्री का रूप है वो प्रेम भरा रूप है, प्रेम से भरा रूप, अपने साथी के लिए, अपने प्रियतम के लिए, और अपने प्रियतम के लिए ही नहीं, अपने द्वारा जन्मे बच्चों के लिए भी। तो ये दूसरा स्टेज है। तो यहाँ पर स्त्री को 3 स्टेजों में हम देख रहे हैं। जो पहला स्टेज है दोस्तों वो कन्या का बाला रूप है। कई बार हम माँ के इस रूप को सुनते हैं, बाला त्रिपुरा सुंदरी के नाम से माँ को एक छोटे बच्ची के रूप में कई बार दर्शन होते हुए कई लोग हमें बताते हैं कि हमने माँ को एक छोटी कन्या के रूप में देखा। इसलिए दोस्तों कई जगहों पर हम जब
दुर्गाष्टमी या नवरात्रि मनाते हैं तो छोटे छोटे कन्याओं को बुलाकर हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये जो कन्या रूप है वो माँ के शक्ति का प्रदर्शन का एक रूप है। तो ये पहला रूप हुआ कन्या रूप। दूसरा हुआ स्त्री का रूप, उस स्त्री का जो संपूर्ण रूप से ग्रो हो गई है, जो अपने पति या अपने प्रेमी को संपूर्ण रूप से प्यार करने की क्षमता रखती है, और यही नहीं, जो अपने बच्चों को संपूर्ण रूप से पोषण करते हुए अनकंडीशनल लव दे पाती हैं। ये दूसरा स्टेज है। और जो तीसरा स्टेज है दोस्तों, वो है यहाँ पर माँ कहती है वो है वृद्धावस्था। मतलब वृद्धावस्था भी नहीं, ग्रैंड मदर का रूप है। जो यहाँ पर ग्रैंड मदर का शब्द का क्यों जिक्र किया गया है, क्योंकि जब कोई नानी या दादी बन जाता है तो हम समझते हैं कि वो बहुत विवेकी हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी हर रूप से देखी है, कई अनुभव हुए हैं। तो इस रूप को हमेशा बहुत ही समझ सोच बूझ का रूप देखा जाता है, और ऐसे रूप में कोई किसी को जजमेंट नहीं करता, क्योंकि इतनी जिंदगी देखने के बाद उस अवस्था में कोई भी स्त्री किसी को जजमेंट नहीं करती, किसी को लेबल नहीं करती। और ये जो अवस्था है वो ये अवस्था है जहाँ पर स्त्री बच्चे जन्म देने की उम्र से आगे बढ़ चुकी है। तो ये तीसरी अवस्था है जिसे, और इस अवस्था में जैसे दादी नानी होने के अवस्था में एक बार स्त्री फिर से बच्ची बन जाती है। तो ये जो तीन रूप नारी के हमें माता दिखा रही है, वो कह रही है दैविक शक्तियां अपने आप को स्त्री के इन तीन अवस्थाओं के रूप में दिखाते हुए उनके प्यार के माध्यम से वो दैविक शक्ति का रूप हम देख रहे हैं। तो पहला है कन्या के प्रेम का रूप, दूसरा है एक स्त्री के प्रेम का रूप, और तीसरा है एक वृद्ध स्त्री के प्रेम का रूप। और तीनों प्रेम अलग अलग हैं दोस्तों, और ये ही तीन रूप उन दैविक शक्तियों का प्रदर्शन करने का रूप है। तो जो पहला था कन्या का रूप, वो एक सूर्योदय के समान है, और जो दूसरा स्त्री का रूप था वो सूर्य, जब दोपहर का सूर्य रहता है तपता हुआ सूर्य, वैसा रूप है। और जो तीसरा रूप है वृद्धावस्था का रूप, वो है सूर्यास्तमय से उसकी तुलना हुई है। और सूर्यास्तमय के समय पर संपूर्ण दिन की थकान आप सूर्यास्तमय में देख सकते हो, संपूर्ण दिन का ये जो अनुभव है वो आप सूर्यास्तमय में देख सकते हो। तो स्त्री का ये जो तीसरा रूप है वो भी सूर्यास्तमय जैसा ही है, जहाँ पूरे जिंदगी का समस्त अनुभव इस वृद्धावस्था में स्त्री प्राप्त करती है। तो यहाँ माँ कहती है कि दैविक शक्ति के जो तीन पहलू हैं, वो स्त्री के इन तीन रूपों में जो आनंद हम देखते हैं स्त्री में, वो तीन शक्तियों के रूप में हम देख सकते हैं। पर अगर आवश्यकता से अधिक स्त्री तत्व स्त्री देखने की कोशिश करे तो इसको कहते हैं, माँ कहती है ओवर प्ले, आवश्यकता से अधिक। इसका मतलब ये है कि अगर एक स्त्री जो कन्या अवस्था में है, जो छोटी है, अपने जरूरत से ज्यादा अपने लैंगिकता को उपयोग करने का कोशिश करे, क्योंकि अपने साथी को आकर्षित करने के लिए। ऐसा हम कई बार देख रहे हैं दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे अपना वेशभूषा, अपना आकार बदलने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने उम्र से अधिक लगे और अपने पार्टनर्स को आकर्षित कर सके। तो माँ कहती है जब भी ऐसा होता है, तब स्त्री के पहला रूप जो दैविक शक्ति जो कन्या रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रही है, जब स्त्री अपने रूप को आवश्यकता से अधिक करने की कोशिश करती है, तब क्या होता है? तब ये होता है दोस्तों कि एक ज्वालामुखी का रूप ले लेती है वो, और उस समय अंग्रेजी में इसको कहते हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब स्त्री कभी भी फटने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि कम उम्र में आवश्यकता से अधिक अपनी लैंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए तत्पर है वो स्त्री। तो ऐसे स्त्री एक ज्वालामुखी की तरह होती है
और ऐसी स्त्रियों को लत लग जाती है। कैसी लत ये तो माँ ने बताया नहीं है, पर आप समझ सकते हैं दोस्तों, पुरुष का लत हो सकता है या मद्यपान का लत, कुछ भी एडिक्शन होता है दोस्तों। तो अगर उस स्त्री ने अपने बाउंड्रीज को, अपने रेस्ट्रिक्शंस को नहीं समझा, या किसी ने उस स्त्री को उस कन्या अवस्था में समझाने की कोशिश नहीं की और आवश्यकता से अधिक उस स्त्री ने अपने कन्या रूप को प्रदर्शन करने की कोशिश की, तो वो स्त्री वो कन्या एक ज्वालामुखी की तरह रहती है और एडिक्शंस के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाती है। तो ये दोस्तों, अगर हम अपने चारों ओर की दुनिया को एक बार देखें तो जो माँ हमें बता रही है उसमें कितना सत्य है हम समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हुए माँ कहती है कि अगर इस कन्या अवस्था में रोक टोक नहीं लगाया गया, अगर स्त्री अपने सीमाओं को नहीं समझ पाई, तो ये एडिक्शंस और बढ़ सकते हैं। माँ कहती है मैंने रेस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज, रेस्ट्रिक्शंस मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारी क्या सीमाएं हैं, मैं ये कह रही हूँ, मैं जजमेंट नहीं कर रही। माँ कह रही है कि अगर वो कन्या आवश्यकता से अधिक अपने आप को प्रदर्शित करती है तो हम उसको लेबल नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि देखो वो कितनी घुमक्कड़ है, ये नहीं। जब हम ऐसी बातें कहते हैं तो वो जजमेंट है, पर यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर वो स्त्री नहीं समझ पा रही है तो किसी को उसे समझाना पड़ेगा कि इस कन्या अवस्था में उसकी क्या सीमाएं हैं। माँ कहती है कि जजमेंट और बात बताने में बहुत फर्क है। जब हम किसी को जज करते हैं तब उनके अंदर के आग को हम दबाने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसा करते हैं तब उसमें उस स्त्री में इमोशनल इम्बैलेंस, इसका मतलब मानसिक असंतुलन शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ जजमेंट नहीं कर रहे हैं उस कन्या को, उस कन्या की सीमाओं को अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर कन्या की सीमाओं को अवगत कराने की कोशिश अगर हमने नहीं की तो उस कन्या के लिए ही उत्तम नहीं है, क्योंकि वो कन्या एक ज्वालामुखी का रूप ले सकती है और जहां नहीं फटना है वहां फटने की चांसेस है। तो जो बाउंड्रीज, जो सीमाएं की बात माँ कह रही है, माँ कहती है कि ये सीमाएं कौन बताएगा उस कन्या को, तो ये कन्या को जो सीमाएं बताना है वो एक दूसरी स्त्री ही बता सकती है। तो एक स्त्री ही दूसरे स्त्री को बता सकती है कि क्या सीमाएं हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जजमेंट के बिना भी बातें अच्छी रूप से हो सकती हैं, इन सीमाओं का जिक्र किया जा सकता है। और जब इन सीमाओं के बारे में सामान्य रूप से अगर कोई स्त्री बताती है तो ये सीमाएं उस कन्या के एनर्जीज को संतुलन में वापस लेकर आ सकता है, और इस संतुलन के कारण वो कन्या अपना पहला दशा संपूर्ण रूप से निभाकर स्त्री तत्व के दूसरे दशा में कदम रख सकती है और बड़े आराम से रख सकती है बिना कोई मानसिक असंतुलन के। तो दोस्तों, ये हुआ दूसरा एस्पेक्ट। अब माँ कहती है कि जो तीसरा एस्पेक्ट है, जो वृद्ध रूप, जो नानी और दादी का रूप है, वो एक संपूर्ण चक्र, पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। और ऐसे समय पर जो स्त्रियां हैं वो एकदम बिल्कुल भरे हुए नदी की तरह है, जिसमें नदी में पानी अधिक होता है तो वो पानी डैम से बहने लगता है। तो इस अवस्था में स्त्री अपने आप को संपूर्ण ही नहीं, अपने अंदर की संपूर्णता के भाव के कारण अपने चारों ओर के लोगों को भी संपूर्ण कर देती है। इसका मतलब इस अवस्था में स्त्री के पास से जो संपूर्णता की शक्ति निकलती है उसके कारण समस्त विश्व हील करती है, कल्याण करती है समस्त विश्व का। तो यहाँ पर स्त्री के 3 दशाओं को इतने अद्भुत रूप से वर्णन किया गया है, ये समझाते हुए कि स्त्री का ये जो 3 रूप हैं वो दैविक शक्तियों के 3 रूप का प्रदर्शन है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं।
अगले एपिसोड में हम फिर इस बात को आगे लेकर जाएंगे। नमस्कार।